गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल अपन ने ड्रिफ्ट वेलोसिटी वीडी बराबर ई एम इंटू टू धारा के बेसिक का ये पार्ट है, लेकिन ये करंट से कनेक्ट होगा तो अपन इसके बारे में ज़्यादा कुछ बोल सकते हैं ना। तो इसको अब करंट से कनेक्ट करना है, इसके बारे में भी समझना है और धारा का बेसिक फॉर्मूला भी अपने सामने आना चाहिए। तो सब अब अपना टॉपिक है धारा कैपिटल आई एवं अपवहन वेग वीडी के मध्य संबंध। क्लियर? कोई ऐसी खास चीज नहीं और बेसिक है, यानी रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है सर, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब सब इसके लिए सिंपल है ना, कोई स्पेशल नहीं। ये हमने एक बेलनाकार चालक ले ली, क्लियर, जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यानी काट क्षेत्रफल ए है और लंबाई इसकी हमने ले ली स्मॉल एल। क्योंकि चालक लिया है तो मुक्त इलेक्ट्रॉन दिखाएंगे, है ना। आपको कल एरिया समझा ही दिया था। एरिया उसी के परपेंडिकुलर होता है जहां आपका वायर जुड़ा हो, तो अपन एरिया इस समय किसको, वृत्त को एरिया मानेंगे। क्लियर? तो ये सब अपन ने करंट फ्लो के लिए एक सर्किट क्रिएट कर दिया। ठीक है, ये सर्किट। अब जैसे आपने बैटरी लगाई, स्वाभाविक है, मैं आपसे कह चुका हूं विभवांतर आरोपित करना या विद्युत क्षेत्र स्थापित करना बात है कि इधर पॉजिटिव एंड इधर नेगेटिव एंड है। इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध अब तो आपको पता है ड्रिफ्ट करेगा, यानी अपवन वेग से गति करेगा। तो ये तो अब तुम्हें पता पड़ेगी। और धारा व इलेक्ट्रॉन की गति विपरीत होती है, तो इलेक्ट्रॉन इधर आ रहा है और धारा उधर जा रही है, दिख रहा है अब। क्लियर? तो सब एक काट क्षेत्रफल व एल लंबाई का एक बेलनाकार चालक है, जिसके इकाई आयतन में, यूनिट वॉल्यूम में, ये इसको ध्यान देना ना क्योंकि न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम करेगा, जिसके यूनिट वॉल्यूम में यानी इकाई आयतन में इलेक्ट्रॉन की संख्या स्मॉल एन हो, तो इस बेलनाकार चालक में कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हुई सर? बेलन का आयतन कितना? एल। इकाई आयतन में इलेक्ट्रॉन एन, तो एल आयतन में कुल इलेक्ट्रॉन कितने हुए? एन एल। ये तो कुछ इलेक्ट्रॉन की संख्या है ना। इसलिए बेलन में कुल आवेश, ठीक है सर, कुल आवेश क्यू, तो कुल आवेश क्यू। अब सब संख्या कितनी इलेक्ट्रॉन की? एन एल। दिखा ना ऊपर, ये तो इलेक्ट्रॉन की संख्या है। अब जैसे मान लीजिए आपका 4 इलेक्ट्रॉन है, तो आवेश कितना होगा? 4 इलेक्ट्रॉन है तो आवेश तो इतना हुआ ना, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अब 25 इलेक्ट्रॉन है तो 25 तो संख्या है, आवेश कितना हुआ? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से गुणा करूंगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश इतना होता है, तो 25 पे 25 गुना होगा। तो साहब आवेश तो इतना हुआ ना, है ना। तो ये तो मैंने दिखा दिया बेलन में कुल आवेश। चलिए, अब वीडी अपवन वेग से इलेक्ट्रॉन को एल, इस काट और इस काट के बीच में रहेगा इलेक्ट्रॉन,
तो ये दूरी तय करने में कितना समय लगा, जबकि उसकी चाल क्या है, vt। तो समय स्मॉल t दूरी बटा वेग है ना। अब दूरी तो कितनी है, l, और वेलोसिटी कौन सी रिकॉग्नाइज्ड है, vt। तो साहब इतना समय उसको इससे इस तरह की तरफ लगेगा। अतः बस ये लो, अतः बेलनाकार चालक में धारा, ये सब आपका I VD से कनेक्ट भी हो गया और धारा का बेसिक भी आ गया, 1.2 काच। तो सब धारा बराबर आवेश बटा समय, आवेश है ना, यानी I इज इक्वल टू NaL इंटू E अपॉन T का मान क्या रख दूं, L इंटू VD ऊपर चला जाएगा, L से L कट गया, तो धारा कितनी, I बराबर NeAVD। तो सर पहली बात तो धारा कनेक्ट होगी VD से, संबंध आ गया है ना। ये भी साफ दिख रहा है कि चालक में प्रवाहित धारा अपन वेग पर निर्भर करती है, ठीक है। अब यहां पर एक बात का ध्यान रखना, क्योंकि मैं जब इस चैप्टर को ओपन किया था, मैंने परसों वाले एपिसोड में देखेंगे आप, तो मैंने आपसे कहा था कि आप परिमित काट क्षेत्रफल के प्रत्येक बिंदु पर धारा का मान समान होता है। और यहां आप क्या देख रहे हैं कि धारा किस पर डिपेंड कर रही है, काट क्षेत्रफल पर। तो फिर इसका मतलब मैंने गलत कहा था, नहीं, धारा काट क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करती है। क्लियर? तो पहले तो मैं ये मिटा के आपको वो बात दिखाता हूं कि धारा काट क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करती है। ये सब असमान काट क्षेत्रफल ले लेते हैं अपन, ये जैसे ये अपन ने ले लिया असमान काट क्षेत्रफल, है ना। मैं सारी राशि दिखा देता हूं, आप ये देख रहे हैं, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम है, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा है। क्लियर? एरिया अलग अलग है। करंट तो दोनों जगह ही इक्वल होगी, क्योंकि ये तो कहा जा चुका है असमान काट क्षेत्रफल के प्रत्येक बिंदु पर धारा का मान समान होता है। अब यह ध्यान से समझना, काट क्षेत्रफल कम है तो इसका मतलब धारा कम हो जानी चाहिए, नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि यहां अपवन वेग का मान बढ़ जाता है। यहां काट क्षेत्रफल ज्यादा है तो धारा बढ़ जानी चाहिए, नहीं बढ़ेगी, क्योंकि यहां VD का मान घट जाता है। तो काट क्षेत्रफल के बैलेंस को, या काट क्षेत्रफल को कौन बैलेंस करता है? VD। जहां एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम होता है वहां VD बढ़ जाता है, तो धारा कांस्टेंट बनी रहेगी। और जहां एरिया बढ़ जाता है वहां VD घट जाता है, तो वहां भी करंट कांस्टेंट रहेगी। धारा घनत्व J, तो J तो ठीक है, J बराबर तो I/A है, J बराबर तो I/A। तो जहां A घटा वहां J बढ़ा, और जहां A बढ़ा वहां J घटा। तो J का तो खैर सीधा सीधा फेनोमेना है। तो साहब ये I का VD से संबंध। अब मैंने आपसे क्या कहा, मैं पहले इसको मिटाता हूं। मैंने इसी को, ये धारा का बेसिक खत्म। अब आप कहेंगे कि साहब ऐसा क्या तीर मार लिया, तो मैंने आपसे ये तो कहा नहीं कि टॉपिक इंपॉर्टेंट है, मैं तो आपसे कहा वीडियो वाला इंपॉर्टेंट है ना। पर इसमें इतनी दम कैसे है? तो साहब ये फॉर्मूला इसलिए बेसिक कहलाता है कि आप धारा पर जिस किसी प्रभाव को देखने की इच्छा रखते हैं, देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, इसी से जान सकते हैं। वो एक चीज जो सुना नहीं थी उसमें। अब जैसे मान लो धारा
एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉन की संख्या पर निर्भर करती है। अब एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉन की संख्या सब में अलग है, एल्यूमिनियम में अलग है, कॉपर में अलग है ना, सिल्वर में अलग है, गोल्ड में अलग है। तो इसका मतलब अलग अलग चालक में धारा का मान अलग अलग होगा। हर चीज बता देता है ये फॉर्मूला, हर चीज। जैसे मान लीजिए आपने पूछा कि करंट का इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या रिलेशन है, ठीक है, तो इसको तो मैं नंबर 1 डाल दूं, है ना। और चलो इधर लिए करंट का इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या संबंध है, तो क्योंकि Vd इज इक्वल टू ई अपॉन एम इंटू टू, पुट करो 1 में, तो बाई 1 में पुट करो तो आई एन ई एम इंटू टू, यानी आई बराबर एन स्क्वायर ए टो एम इंटू ई, यानी विद्युत क्षेत्र बढ़ेगा तो धारा बढ़ेगी। साफ। तो हर चीज टेम्परेचर से धारा अफेक्ट होती है क्या? यस, देख लो, I इज प्रोपोर्शनल टू टो, क्योंकि टो बराबर मैंने पढ़ा है लैम्डा अपॉन VRMS। तो टेम्परेचर बढ़ाते हो, धातुओं में इलेक्ट्रॉन की गति की तीव्रता VRMS बढ़ती है, VRMS बढ़ती है तो टो घटता है, और टो घटता है तो करंट घटेगा। साफ दिख रहा है, हर चीज का जवाब देगा है। बस इसके साथ कौन कनेक्ट होगा? VD और I, ये दोनों मिलके कंप्लीट होते हैं, अकेले अकेले तो इनकम्प्लीट है। इसलिए I के साथ VD को ध्यान रखना जरूरी है। VD हमेशा I को जवाब देने में हेल्प करता है, VD बिना I अधूरा है ना। चलो यहां तक आ गई अपन। बाय द वे, आपने कहा विभवांतर से करंट अफेक्टेड है क्या? ठीक है, देखता हूं, क्योंकि E बराबर V अपॉन डी है ना। अपने जो बेलनाकार चालक लिया था, तो बेलनाकार चालक में दोनों वृत्ताकार कांटों के बीच की दूरी कितनी थी? L। दोनों वृत्त के बीच में बेलन की लंबाई L थी ना, तो दोनों वृत्ताकार कांटों के बीच, तो V अपॉन डी की जगह L लिख दी, रखो बाई टू, तो I बराबर एन स्क्वायर ए टो एम, और ये लो V अपॉन L, I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, ओम का नियम आ गया। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप इससे पूछो, हर चीज का जवाब देगा। चलो और पूछते हैं, क्या करंट मोबिलिटी गतिशीलता से प्रभावित है क्या? देखते हैं। क्योंकि VD बराबर म्यू ई, VD फुट कर दो बाई वन, तो I इज इक्वल टू एन ए, VD की जगह क्या रख दूं? म्यू ई। ये लो सर, I इज प्रोपोर्शनल टू म्यू, यानी धारा गतिशीलता के अनुक्रमानुपाती होती है। आवेशवाहक की गतिशीलता जितनी ज्यादा होगी, धारा का मान भी उतना ही अधिक होगा। अब क्योंकि म्यू इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन एम, तो धातुओं के पास आवेशवाहक है मुक्त इलेक्ट्रॉन, उसका द्रव्यमान है कम, मास कम है तो मोबिलिटी है ज्यादा, और मोबिलिटी ज्यादा है तो मेटल में करंट कंफर्टेबली फ्लो होता है। मतलब हर चीज का जवाब इन दो से निकलता है। एक तो आपको क्या ध्यान रखना, VD इज इक्वल टू ई कैपिटल E अपॉन एम इंटू टो,
एंड I इज इक्वल टू NeAVT। जब अपन 12th को क्लोज करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ेंगे, तब भी इसकी जरूरत पड़ेगी अपने को, जब क्लोज 12वीं को क्लोज करेंगे तो, है ना। तो मैंने कुछ सैंपल आपके सामने डाल दिए हैं। हर चीज तो देखो एंडलेस है फिर चीजें, तो इन चीजों से बस आप ये समझ जाओ कि इसको धारा का बेसिक, टॉपिक तो इंपॉर्टेंट नहीं था, पर इसको धारा का बेसिक इसलिए कहा गया क्योंकि यह आपको वो हर जवाब दे रहा है जो आप धारा के संदर्भ में सोचते हो। बस इसमें किसको साथ लेते चलो, वीडियो को साथ डालते चलो, फिर आप जो पूछो जब तक खोलते चलो। जैसे मान लीजिए आपने मेरे से V का रिलेशन पूछा, तो मैंने पहले ये खोला, फिर E की जगह V/L रखा, खोलते चलो, है ना। आपको पता पड़ जाएगा किसका रिलेशन किससे किस टाइप का है, क्लियर। तो इसलिए इसको धारा का बेसिक है। तो ये सब इसका स्टार्टिंग का छोटा पार्ट कंप्लीट हो गया, एक पार्ट कंप्लीट, है ना। अब अपना काम रहेगा प्रतिरोध के बेसिक की तरफ। अब सब नेक्स्ट पकड़ेंगे। अब जैसे धारा के बेसिक का फॉर्मूला है आपके सामने, जिससे आप धारा के संदर्भ में हर जवाब दे सकते हो, कोई भी कुछ भी पूछे, मैं भी कुछ भी। अब इसी का इस्तेमाल करते हुए मैं अब प्रतिरोध का बेसिक पढ़ाऊंगा। फिर जब प्रतिरोध का भी बेसिक ऐसे सामने आ जाएगा तो उसके संदर्भ में भी अपने बोलने के मार्जिन, समझने के मार्जिन बढ़ जाएंगे, उसमें भी फिर अपना अच्छे जवाब या अच्छी समझ बढ़ेगी। प्रतिरोध का बेसिक कहां से चालू होता है? सभी जानते हैं कि प्रतिरोध के बेसिक का शुरुआत कहां से होता है? ओम का नियम, है ना, यानी ओम्स लॉ। क्लियर? कंडीशनल लॉ है, कई लॉ कंडीशनल होते हैं, कई नॉन कंडीशनल होते हैं। तो एक कंडीशनल लॉ है, यह आपके सामने 4 शर्तें रखता है। यह कहता है यदि चालक का काट क्षेत्रफल, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, लंबाई लेंथ, ताप टेम्परेचर, वो पदार्थ नियत रहें, ये 4 चीजें स्थिर रहें, काट क्षेत्रफल, लंबाई, टेम्परेचर, पदार्थ, तो चालक के सिरों पर विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी V इज प्रोपोर्शनल टू I। तो पहली चीज तो ये जाननी थी आपको कि ये लो फ्री नहीं है, कंडीशन है ना, अर्थात V इज इक्वल टू IR, है ना। अब यहां से बस सब आप समझ गए होंगे। यहां R समानुपातिक स्थिरांक है, जिसे विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। विद्युत प्रतिरोध पदार्थ का मौलिक यानी मूलभूत गुण है। अब ये 1-2 लाइन को, पहले तो विद्युत प्रतिरोध है, तो प्रतिरोध के क्या मायने हैं? तो प्रतिरोध के मायने बहुत सिंपल हैं कि जब आप सड़क पर मोटरसाइकिल, कार जो भी चलाते हैं, तो बीच में जो स्पीड ब्रेकर आते हैं वो आपकी स्पीड के मार्ग में अवरोध हैं, उनको आप प्रतिरोध भी कह सकते हो। अवरोध, मार्ग में अवरोध मतलब प्रतिरोध। इसी प्रकार चालक के अंदर जब इलेक्ट्रॉन चलता है तो उसके मार्ग में जो बाधाएं उत्पन्न होती हैं उसको कहते हैं विद्युत प्रतिरोध। सेम मीन है। अब आप रोड पे साइकिल गाड़ी चलाना और चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन का चलना, दोनों की सिचुएशन समझ लो। जैसे आपको परेशानी आती है इससे इलेक्ट्रॉन। अगली बात मैंने कही पदार्थ का मूलभूत गुण है, तो इसका मतलब ये समझो कि जब अपन करंट इलेक्ट्रिसिटी, धारा विद्युत की पढ़ रहे हैं, इस सेंस में अलग अलग चैप्टर पढ़ते हैं, उनके सेंस अलग अलग होते हैं।
वहां पे फिर वहां उसी सेंस की बात की जाती है। तो धारा विद्युत्की के सेंस में ये समझें कि प्रतिरोध पदार्थ का मूलभूत गुण है, जिसे कम किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है, पदार्थ से हटा नहीं सकते। क्लियर? एक्स से आर बराबर वी अपॉन आई। वी को तो आप वोल्ट बोलते हो मात्रक में, धारा को एम्पियर बोलते हो, और प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक है ओम। ठीक है, यहां से परिभाषा बोल दो, पर ये परिभाषा ऐसा ही पद्धति नहीं मानती, ऐसा ही पद्धति की परिभाषा अलग है। अपन मात्रक ओम की परिभाषा बोल सकते हैं। यदि 1 वोल्ट विभवांतर पर चालक में प्रवाहित धारा 1 एम्पियर हो तो चालक के प्रतिरोध को 1 ओम कहते हैं। ठीक है? अब तंत्र की बात को समझो आप। तंत्र की बात यह है कि ओम के नियम का पालन चालक यानी धातुएं स्वयं भी आंशिक रूप से करती हैं। ओम का नियम सब बहुत विस्तृत नियम नहीं है, बहुत विस्तारित नियम नहीं है। इसका पालन और लोग और तो करते ही नहीं है। चालक पर आप भरोसा करते हो तो चालक भी इसका पालन आंशिक रूप से करते हैं। तो आप समझ होंगे फिर ओम के नियम को पढ़ने का क्या मतलब है। ओम का नियम इसलिए पढ़ा जाता है क्योंकि ये किसका इंट्रोडक्शन देता है, आर का। तो ओम का एहसान है कि उसने किसको इंट्रोड्यूस किया, प्रतिरोध। तो प्रतिरोध की शुरुआत तो ओम से होगी। ठीक है, तो सब स्वयं धातुएं भी इसका पालन आंशिक रूप से करती है। छोटी मोटी बातों में मैंने आपको जैसे बताया था एक बार पिछले चैप्टर में, आज फिर बता देता हूं। ग्राफ का फंडा याद रखना है, पूछे जाने वाले छोटे से मैं बताऊंगा मैं ना। जैसे ग्राफ V वर्सेज I भी हो सकता है, I वर्सेज V भी हो सकता है ना। ये आते हैं क्वेश्चन इसलिए बता। ग्राफ तो दोनों का सेम होगा, V इज प्रोपोर्शनल टू I, V इज प्रोपोर्शनल टू I। लेकिन अगर स्लोप की बात करें, प्रवणता, तो प्रवणता यानी वर्टिकल एक्सिस अपॉन हॉरिजॉन्टल, तो वर्टिकल अपॉन V अपॉन I इज इक्वल टू R, यानी देयर इज R इज प्रोपोर्शनल टू tan थीटा। इधर प्रवणता की बात करें तो M tan थीटा है ना, ये उल्टा हो गया I अपॉन V यानी 1 अपॉन R, तो इधर हो गया R इज प्रोपोर्शनल टू tan थीटा। तो कहने का मतलब ये तो मैंने प्रवणता बताया। अब एग्जाम में क्या क्वेश्चन आता है उस देख लो आप तो खटाखट, है ना। ये तो प्रवणताएं दिखा दी मैंने, वर्टिकल एक्सिस में चेंज कर देगा, ये हॉरिजॉन्टल में चेंज। अब ये क्या करेगा, मैं आपको वो चीज बता देता हूँ, है ना। ये क्या है, ऐसे आपको 2 ग्राफ दे देता है ए बी, इसमें दे दे या इसमें, वो तो आपको वहां पे देखना पड़ेगा एग्जाम में कि इसका दिया या इसका दिया। अब ये कहेगा इनमें से किसका प्रतिरोध अधिक है, तो ये तो R इज प्रोपोर्शनल टू tan थीटा, तो जिसका थीटा ज्यादा उसका प्रतिरोध ज्यादा, जिसका थीटा कम उसका प्रतिरोध कम। यहां तो सीधा सीधा हो गया कि ए का प्रतिरोध उच्च और उसकी तुलना में बी का निम्न, क्योंकि R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यहां ये वाला देता है, इसमें चक्कर पड़ता है, इसमें उल्टा होता है। ये हो गया 1 अपॉन, है ना साहब, इसमें उल्टा हो गया ना, ये व्युत्क्रमानुपाती है ना, तो यहाँ R इज प्रोपोर्शनल। अब यहाँ उल्टा होता है, यहाँ जिसका थीटा अल्प उसका R ज्यादा, और जिसका थीटा ज्यादा उसका R अल्प। तो कहने का मतलब थोड़ा सा उसका याद कर लेना, इसमें R इज प्रोपोर्शनल 1 अपॉन tan थीटा, इसमें R इज प्रोपोर्शनल। तो ऐसे 2 ग्राफ देते हैं आपको एग्जाम में, इसका देते हैं इसका नहीं, इसका तो सीधा सीधा हो जाएगा, जिसका थीटा अधिक उसका R भी अधिक, क्योंकि R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल tan थीटा। इसमें जिसका थीटा अधिक उसका R कम है, तो इसमें ध्यान रखना है। लास्ट ओम के नियम के संदर्भ में बस यही बातें थी। अब लास्ट में ओम का नियम पढ़ाया क्यों, तो बस उसकी एक लाइन सुन लो। ओम का नियम प्रकृति का मूलभूत नियम नहीं है,
मौलिक नियम नहीं है। बस ओम के नियम ने प्रतिरोध की व्याख्या की है। यही कारण है कि जो ओम के नियम का पालन नहीं करते उनके प्रतिरोध की गणना भी ओम के नियम से ही करनी पड़ेगी। तो साहब ओम का नियम प्रकृति का मूलभूत नियम नहीं है, लेकिन इसने प्रतिरोध को इंट्रोड्यूस किया है। इसने भले कोई ओम के नियम का पालन न करता हो, लेकिन प्रतिरोध की गणना तो ओम के नियम से ही करेंगे। तो अभी सब आपको बताया, प्रतिरोध बहुत फेज में चलेगा। प्रतिरोध के फेज स्टार्ट करेंगे, पहले बेसिक ले आओ ना, फिर अभी मैं सब बता दूंगा आपको, है ना। तो मैं जो बात थी बोल दी। अब सब इलेक्ट्रॉन सिद्धांत द्वारा ओम के नियम की व्युत्पत्ति प्रूव करें। तो साहब प्रूफ ऑफ ओम्स लॉ, प्रूफ ऑफ ओम्स लॉ बाय इलेक्ट्रॉन प्रिंसिपल, है ना। हिंदी में अब लिखने की जरूरत नहीं। इलेक्ट्रॉन सिद्धांत द्वारा ओम के नियम की व्युत्पत्ति। भाई ओम का नियम सही भी है कि नहीं, प्रूव कर देता है। मैंने आपसे क्या कहा था, बेसिक्स उठाओ। अब मैं कुछ नहीं करूंगा, मुझे विभवांतर लाना है। आई की तो इक्वेशन ही थी, वी ओढ़ लिया, ऑटोमेटिक सब सामने आ जाए, ऑटोमेटिक। तो साहब देखें, आई इज इक्वल टू एनए वीडी, क्योंकि वीडी का मान अपन जानते हैं, आई एन ई ए। व्हाट इज वीडी? मैंने कहा ना वीडी बिना काम नहीं चलता। वीडी लिख दो, ई ई अपॉन एम इंटू टो, पहले अरेंज कर दो, जमा दो, यानी आई एन ई स्क्वायर ए टो एम इंटू ई। वी नहीं आया, बस जब तक लगे रहो, जब तक क्या नहीं आ जाए, वी नहीं आ जाए, बस यही काम हो। तो सर क्योंकि ई बराबर, अपन ने बेलन लिया था, विभवांतर भी लगाया था, और कांटों के बीच की दूरी डिस्टेंस डी बराबर एल, दोनों कांटों यानी बेलन की लंबाई एल थी। तो क्योंकि ई बराबर वी अपॉन एल, इसलिए आई इज इक्वल टू एन ई स्क्वायर ए टू एम वी अपॉन एल, ठीक है। अतः वी अपॉन आई, तो बड़ा मजेदार चीज है, सिंपल वी अपॉन आई, वी अपॉन आई इज इक्वल टू एम एल एन ए स्क्वायर ए टू। वी अपॉन आई कितनी फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड करता है, 1 2 3 4 5 6, जिसमें से 2 तो चालक के लिए कांस्टेंट है। इसी चालक का में आवेशवाहक इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कांस्टेंट और आवेश कांस्टेंट। तो फिर वी अपॉन आई किससे पे डिपेंड करता है, 4 पर। 4 कौन कौन है, काट क्षेत्रफल, लंबाई, पदार्थ, अलग अलग पदार्थ, तो एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉन की संख्या अलग अलग, और ताप। तो डायरेक्टली किस पे डिपेंड करता है, तो 6 में वी अपॉन आई 6 पे डिपेंड करता है, 1 2 3 4 5 6, जिसमें से चालक के लिए 2 तो कांस्टेंट है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान और आवेश। अब बची 4 में काट क्षेत्रफल, लंबाई, पदार्थ और ताप। ओम ने क्या कहा है, इन चारों को क्या कर दें, स्थिर रखें, यही कहा ना, रख दें। तो अगर इन चारों को स्थिर कर दें तो एम एल एन ई स्क्वायर ए टू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, नियतांक, और इस नियतांक को ही क्या कहते हैं, प्रतिरोध। ये लो, तो हमने कहा था ये 4 को कांस्टेंट कर दो, वी अपॉन आई
यानी ml n स्क्वायर। तो 6 में से 2 कांस्टेंट थी, 4 ओम ने कर दी, तो ये नियतांक होगा, इसी को कहते हैं ओम का नियम। सही है, बेसिक कहता है। और इसी के साथ ही अपने पास अब प्रतिरोध का बेसिक आ गया, ml/n स्क्वायर A2। ये लो, अब बोलो प्रतिरोध पे। तो अब अपन क्या चालू करेंगे, रेजिस्टेंस चालू। तो बच्चों आप पहले बेसिक को पकड़ो, और बेसिक को पकड़ने में कुछ नहीं, आई के साथ VD डाल दो, और जो चीज आपको चाहिए, मैंने आपसे यही कहा था कि मेरे को जो चीज चाहिए होगी मैं उसमें डालता जाऊंगा। देखो मेरे को V चाहिए था, तो एक ही जगह मैंने V को डाल दिया, खटाक से आ गया, ओम का नियम प्रूव भी हो गया, और मेरे को अब प्रतिरोध। अब यहां से प्रतिरोध पढ़ेंगे। तो बोलो ओम का नियम क्यों पढ़ते हैं? ओम का नियम इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन प्रतिरोध की शुरुआत करने वाला कौन है? ओम का नियम, इसलिए वहां चल। तो अब यहां से चालू होगा सब, अब प्रतिरोध चालू होगा। तो मैं अब आपको कुछ भाषण पिला दूं 2 मिनट का, फिर प्रतिरोध चालू कर दूं। आज तो ज्यादा काम नहीं होगा, लेकिन अब प्रतिरोध का बेसिक पत्र पकड़ लिया आपने, यहां से प्रतिरोध की बात चालू हो जाएगी। आज ज्यादा नहीं होगी, लेकिन अब बात को कान खोल के सुन ले। प्रतिरोध बहुत सारे पोर्शन में है, इसके 5-6 पोर्शन हैं। हर पोर्शन कराऊंगा मैं, हर पोर्शन के साथ साथ आपको न्यूमेरिकल भी मैं डालता रहूंगा। इस चैप्टर में टॉपिक बहुत ज्यादा है। अभी तक अपन वेग इंपॉर्टेंट है और कोई टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं बोल दूंगा वही पढ़ना, बाकी फालतू चीजें मत पढ़ना। प्रतिरोध बहुत सारी स्टेप में चलेगा, मैं आपको बता जाऊंगा, 1 स्टेप कंप्लीट होगी, 2 स्टेप कंप्लीट होगी। प्रतिरोध का बहुत विस्तार है, आपने कभी इतना सोचा नहीं होगा, ठीक है ना। तो सब अब मेरे को ये चालू करने दें। चालू करने के लिए मेरे पास सारी व्यवस्था आ चुकी है। अब मेरे को कोई सोचने की जरूरत नहीं, आपको भी खोपड़ा लगाने की जरूरत नहीं है। बस आप भी मेरे रिदम में चलते जाइए, खटाखट काम करते जाइए, ठीक है। लेकिन ये नहीं है कि ये काम बहुत जल्दी निमट जाए, काम थोड़ा लंबा है ना। तो सब अब आ जाइए, यहां से चालू कर देते हैं अपन विद्युत प्रतिरोध, है ना, यानी इलेक्ट्रिक। बस अब दिक्कत नहीं है, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, ठीक है। यहां से चलो, ये अपन इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस कैपिटल R, ठीक है। चालक के अंदर या पदार्थ के अंदर इलेक्ट्रॉन के मार्ग में उत्पन्न अवरोध को, मैंने आपसे ही कहा था कि आप गाड़ी चलाते हो, उसमें जो बैरियर आपके मार्ग में बाधा डाल रहे हैं, बस वही चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन है ना। तो सब चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन के प्रवाह में उत्पन्न अवरोध को, उत्पन्न बाधा को विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। विद्युत प्रतिरोध है ना। तो इलेक्ट्रॉन के मार्ग में उत्पन्न अवरोध विद्युत प्रतिरोध कहलाता है। बेसिक R बराबर ml/n स्क्वायर A2 के अनुसार विद्युत प्रतिरोध 4 बातों पे निर्भर करता है। 2 तो कांस्टेंट ही है ना, 4 बातों पे निर्भर करता है। पहली बात, चालक की लंबाई पर दिख रहा है, साफ दिख रहा है ना, R इज प्रोपोर्शनल टू L। जिससे चालक की लंबाई बढ़ेगी विद्युत प्रतिरोध बढ़ेगा, यानी इलेक्ट्रॉन के मार्ग में उत्पन्न अवरोध बढ़ेगा, है ना। धारा के मार्ग में अवरोध भी कह सकते, चालक में प्रवाहित धारा के मार्ग में अवरोध को भी प्रतिरोध कहते हैं। या चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन के मार्ग में उत्पन्न अवरोध को भी प्रतिरोध, कैसे भी कह दो आप, कोई दिक्कत। दूसरा, का क्षेत्रफल यानी मोटाई पर, देखो आप दिख रहा है बेसिक। अब आपका और मेरा कोई रोल नहीं रहा, R इज प्रोपोर्शनल टू 1/a। काट क्षेत्रफल यानी चालक की मोटाई जैसे जैसे बढ़ाओगे वैसे वैसे प्रतिरोध घटेगा, और मोटाई कम करोगे तो प्रतिरोध बढ़ेगा, है ना। नंबर 3, पदार्थ की
प्रकृति पर एन है ना, एन है पदार्थ की प्रकृति। जैसे एक ही काट क्षेत्रफल, एक ही लंबाई, सेम, कि अलग अलग धातु लें, जैसे चांदी लें तो चांदी का प्रतिरोध अति अल्प है क्योंकि उसके इकाई आयतन में इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक है। तांबा एल्यूमिनियम लें, तांबा एल्यूमिनियम का प्रतिरोध अल्प तो है पर चांदी से थोड़ा ज्यादा है, एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉन की संख्या अलग अलग है। वही काट क्षेत्रफल, वही लंबाई, लेकिन नाइक्रोम लें, टंगस्टन लें तो प्रतिरोध अत्यधिक उच्च होता है। तो लंबाई काट क्षेत्रफल सेम है पर चांदी का प्रतिरोध कम है, नाइक्रोम और टंगस्टन का बहुत ज्यादा है, एल्यूमिनियम का और तांबे का न तो बहुत कम है न बहुत ज्यादा है। किस पे डिपेंड करता है? एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉन की संख्या। नंबर 4, ताप पर। मैंने आपसे क्या कहा था अभी? मैंने आपसे कहा था प्रतिरोध अनेक स्टेप में चलेगा, तो प्रतिरोध की एक स्टेप, एक टॉपिक आएगा ताप का प्रभाव। ताप के प्रभाव में बहुत डिटेल में बात करूंगा मैं। अभी मैं केवल बात करूंगा किसकी? चालक की। अभी और फालतू बात नहीं करूंगा। तो चालक के लिए तो जो मैं कह रहा हूं वो अभी जो कह रहा हूं वही सत्य रहेगा, अन्य पदार्थ के लिए बात अलग है। ताप का प्रभाव सबसे अलग अलग, उसका एक सेपरेट टॉपिक है। तो साहब, चालक के ताप में वृद्धि से उसके प्रतिरोध में कमी होती है, ये बात चालक के लिए सत्य है और के लिए नहीं है ना। तो चालक के ताप में वृद्धि से उसके प्रतिरोध में, चालक के ताप में वृद्धि से Vrms बढ़ेगा, टो घटेगा, टो घटेगा, R बढ़ेगा। चालक के ताप में वृद्धि से उसके प्रतिरोध में वृद्धि होती है ना। इसे मैं समझा देता हूँ 2 मिनट में, थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो गया इसलिए, है ना। टेम्परेचर बढ़ाएंगे, टेम्परेचर बढ़ाएंगे Vrms बढ़ेगा, Vrms बढ़ेगा, टो घटेगा, टो घटेगा तो R बढ़ेगा। तो चालक के ताप में वृद्धि करने से उसके प्रतिरोध में वृद्धि होती है। ये बात केवल चालक के लिए सत्य, अन्य की बात नहीं कर रहा। क्लियर? तो सब अतः इस प्रकार से R इज प्रोपोर्शनल टू L/A, ठीक है, यानी R इज इक्वल टू रो L/A। ये सब फॉर्मूला बन गया एक। अब ये सब फॉर्मूला आपके आगे दिक्कत ज्यादा है, अब याद करते जाओ, खूब सारे बनेंगे, प्रतिरोध में तो कमी नहीं है ना। यह सब रो क्या है? तो रो यहां पर समानुपातिक स्थिरांक है जिससे पदार्थ की प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध, यानी प्रतिरोधकता का मतलब तो इंग्लिश में रेजिस्टिविटी, और विशिष्ट प्रतिरोध का मतलब स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहते हैं, है ना। तो सब अब वो उससे निकलते जाएंगे टॉपिक, छोटे छोटे छोटे, उसकी चिंता मत करो। तो यहां पर रो समानुपातिक स्थिरांक है जिससे पदार्थ की प्रतिरोधकता यानी रेजिस्टिविटी या विशिष्ट प्रतिरोध यानी रो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में ध्यान से समझना है ना। ये तो मीठा मीठू तुम है ना, तो उससे प्रतिरोधकता कहते हैं। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, थोड़ा सा इसके बारे में विशेष ध्यान रखना। प्रतिरोधकता ताप और पदार्थ की प्रकृति पर ही निर्भर करती है और किसी पर नहीं। अभी मैं बता दूंगा, ये इंपॉर्टेंट है सर। प्रतिरोधकता ताप व पदार्थ की प्रकृति पर ही निर्भर करती है और किसी पर नहीं। क्लियर है ना? तो सब इसके बारे में खोले, इसको थोड़ा दबा दो, इधर इसको इधर दबा देता हूँ। R इज प्रोपोर्शनल टू L, R इज प्रोपोर्शनल टू 1। अब चलें सब, तो बाई इक्वेशन 1। अब मैं बोलूंगा रेजिस्टिविटी के बारे में ना। तो बाई इक्वेशन 1 इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको सारे ढंग से देखना है। रो इज इक्वल टू RA अपॉन L, ठीक है ना। इसका मात्रक भी इंपॉर्टेंट है, तो इसके बारे में पूरी चीज समझ लो आप। ये बाई इक्वेशन 2 है ना, ये 2 मात्रक प्रतिरोध का ओम और
एरिया का मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर, एक कट गया, तो इसकी यूनिट है ओम इंटू मीटर, है ना। यदि चालक सिलेंड्रिकल हो यानी बेलनाकार हो तो ध्यान रखना ए बराबर क्या रखना पड़ेगा, पाई आर स्क्वायर। सब चीजें ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है तो है, ठीक है। तो सब ये यूनिट तो किस चीज की, ओम इंटू मीटर। यूनिट स्पेशली ध्यान रखनी है आपको। अगर चालक बेलनाकार है तो अपन को बेलन के क्षेत्रफल से मतलब नहीं है, बेलनाकार है तो अपने तो काट क्षेत्रफल से मतलब है। काट कौन से, वृत्ताकार, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। यहां से डेफिनेशन निकाल दो इसकी मैं। डेफिनेशन, इफ ए बराबर 1 वर्ग मीटर एंड एल बराबर 1 मीटर, ए का मान रख दिया तो बाई टू रो इज इक्वल टू आर। तो यहां तो अपन ने डेफिनेशन देनी जो दे रहे हैं, है ना। डेफिनेशन छोटी सी, 1 वर्ग मीटर काट क्षेत्रफल वाले, 1 मीटर लंबे, 1 वर्ग मीटर काट क्षेत्रफल वाले 1 मीटर लंबे पदार्थ का प्रतिरोध ही उसके पदार्थ की प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। पदार्थ की, है ना, 1 मीटर लंबे वो 1 वर्ग मीटर काट क्षेत्रफल वाले पदार्थ के प्रतिरोध को ही उसी पदार्थ की प्रतिरोधकता यानी विशिष्ट प्रतिरोध यानी रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहते हैं। अब सब मैंने आपसे कहा था रो केवल किस पर डिपेंड करता है, पदार्थ की प्रकृति पर और ताप पर। तो सब ये कैसे कह दिया मैंने, इस लंबाई और काट क्षेत्रफल पे भी डिपेंड कर रहा है, नहीं करता। अब ये कैसे पता पड़ेगा कि रो, तो बेसिक से पता पड़ेगा। तो क्योंकि R बराबर क्या होता है, ml अपॉन एन स्क्वायर ए टो। अब ये R का मान रखो तो बाई 2 और 2 में रखो तो देखो आप रो R की वैल्यू रखो ml एन स्क्वायर ए टो, R का मान रख दिया A अपॉन एल, एल से एल कट गया, एस से ए कट गया ना। तो सब रो बराबर क्या आ गया, एम अपॉन एन स्क्वायर, एम अपॉन एन स्क्वायर टू। देखो ए कट गया, एल कट गया, समझ गया। तो मेरे कहने का मतलब यहाँ पे बार बार मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि किसी भी चीज को हवा में न लें। उसको समझने के लिए आपको बेसिक को ही अप्रोच करना पड़ेगा, बेसिक से ही पूछें। तो सब मैंने कह दिया, आपने समझा नहीं, मैंने कहा था आपको मैं बताऊंगा इसका जवाब। तो आप बेसिक से पकड़ें कि मैंने कहा ना रो पदार्थ की प्रकृति। अब एम और ये तो कांस्टेंट है, एन का मतलब पदार्थ की प्रकृति और टो का मतलब था। तो रो पदार्थ की प्रकृति व ताप पर ही निर्भर करता है, अन्य पे नहीं करता। क्लियर, ये यहां से बोल। अब मैं इसको इंपॉर्टेंट क्यों कह रहा था, तो आप 2-3 साल पुराने वाले पेपर देखना। 2-3 साल पुराने वाले पेपर में एक चक्कर है, ये कहता है किसी चालक के लिए x बराबर 48 ओम, और मैं अब संख्या तो याद है नहीं मुझे, तो मैं इससे ले और y बराबर 96 इंटू 10⁻⁻6 ओम इंटू मीटर है। सवाल कैसे आता है और जवाब क्या देना था। ये कहता है किसी चालक तार के लिए x बराबर 48 ओम, तो इसका मतलब x प्रतिरोध है, और y बराबर 96 इंटू 10⁻⁻6 ओम इंटू मीटर। ओम इंटू मीटर तो इसका मतलब प्रतिरोधकता है, ये मात्रक से पकड़ना पड़ेगा। अब प्रश्न है कि यदि तार की लंबाई दुगनी कर दें तो x और y का मान बताओ। तो सब क्योंकि R इज प्रोपोर्शनल टू L, तो इसलिए x का मान तो दुगना हो जाएगा, है ना, 96 ओम। दूसरा, बट y डज नॉट डिपेंड ऑन L, वो लंबाई पर डिपेंड करता ही नहीं, तो y का मान तो 96 इंटू 10⁻⁻6 ओम इंटू मीटर ही रहेगा। तो ये सवाल सब पूछते हैं, किसी भी तरह से पूछते हैं। तो आप ये ध्यान रखना
कि दिखता है कि रो ए और एल पे डिपेंड करता है, पर वास्तव में यहाँ अगर देखें तो साफ दिख जाता है बेसिक में कि रो एल और ए पे डिपेंड नहीं करता है, बिल्कुल क्लियर है ना। तो अब जैसे बच्चे से कहते हैं कि सर, जैसे हम कई बार ऐसे भी कर देते हैं, मैं आपको छोटे से में समझाता हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। काट क्षेत्रफल दुगना कर दें, लंबाई आधी कर दें, तो रो कितना हो जाएगा, तो बच्चा पागल की तरह कैलकुलेट करने लग जाता है। वो सोचता है काट क्षेत्रफल दुगना कर दिया तो यहाँ 2a रख दें, लंबाई आधी कर दी तो यहाँ l/2 रख दें, फिर वो आंसर देगा 4 गुना हो जाएगा। भाई वो पूछा ही उसने क्यों है, वो जानता है कि रो एल और ए पे डिपेंड करता ही नहीं। तो बच्चों को ये जवाब देना चाहिए कि काट क्षेत्रफल दुगना करो चाहे लंबाई आधी करो, रो तो वो हो ही रहेगा, क्योंकि वो पदार्थ का है। आप ऐसे समझो, रो की वजह से आर पैदा हुआ है। आर फिजिकल क्वांटिटी, आर दिखता है, विजुअल है, दिखाई देता है, पर आर क्रिएटेड बाय रो। आर की उत्पत्ति किससे हुई है, रो से, है ना। अगला इंपॉर्टेंट नहीं है, चालकत्व, है ना, इसका महत्व नहीं है ना। चालकत्व किसे कहते हैं, प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकत्व कहते हैं। प्रतिरोध का व्युत्क्रम क्या कहलाता है, चालकत्व कहलाता है। मात्रक निकालो, बस ये मात्रक की वजह से बता रहा हूं। 1/ओम, 1/ओम ऊपर जाएगा तो ओम की पावर -1, ओम की पावर -1 का क्या करें, इसको उल्टा कर दिया, इसको उल्टा कर दिया तो ये क्या हो गया, महो। महो मात्रक को एसआई पद्धति ने मान्यता दे दी। तो चालकत्व का मात्रक क्या है, ओम इनवर्स, और ओम इनवर्स को इसने कैसे लिख दिया, MHO, OHM का इनवर्स तो MHO, और MHO को भी क्या बना दिया, मात्रक। तो इसका मात्रक नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है साहब। चालकता, ये बहुत जरूरत पड़ेगी साहब, इसकी बहुत आवश्यकता पड़े। चालकता का मतलब कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी है ना सर। कंडक्टिविटी को सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, बहुत जरूरी चीज है, आवश्यकता पड़ती है, मैं आपको क्लियर कहता हूँ, बहुत बार आवश्यकता पड़ती है। प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को चालकता कहते हैं। तो सिग्मा इज इक्वल टू 1/रो, यहां से ढंग से लिख दूं, सिग्मा इज इक्वल टू 1/रो, है ना। अब सिग्मा इज इक्वल टू 1, तो मात्रक क्या हुआ, ओम इंटू मीटर। अब ओम को ऊपर ले जाऊंगा तो ओम इनवर्स, तो ये ओम इनवर्स अपॉन मीटर। और आपको पता है कि ओम इनवर्स को क्या बोलते हैं, महो प्रति मीटर, है ना, ऊपर के लिए। तो चालकता के व्युत्क्रम को प्रतिरोधक, यानी चालकता अधिक है, सॉरी प्रतिरोधकता अधिक है। जब प्रतिरोधकता अधिक है तो चालकता ऑटोमेटिक हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि प्रतिरोध अधिक है ना, तो धारा चलेगी कैसे। धारा के मार्ग में उत्पन्न अवरोध को विद्युत प्रतिरोध कहते हैं, साफ है। तो जब सब चालक के मार्ग में अवरोध अधिक है, यानी प्रतिरोधकता अधिक है, तो चालकता कम, और प्रतिरोधकता कम है तो चालकता, दोनों एक दूसरे के बेसिक वैसा कैसे निकल जाएगा। तो सिग्मा बराबर क्या लिखूं, उसका उल्टा Ne²2/m, यानी प्रतिरोधकता की तरह ही, प्रतिरोधकता की तरह ही चालकता भी काट क्षेत्रफल और लंबाई पर निर्भर नहीं करती। ठीक है सर। बस लास्ट एक छोटी सी चीज बता देता हूं, ये प्रतिरोध का एक ब्रेक आ गया। अब एक ब्रेक आ गया तो इसके न्यूमेरिकल, ऐसे अब कल 2-3 न्यूमेरिकल बता दूंगा, तो ऐसे एक एक बड़े बड़े नहीं आएंगे, छोटे मोटे आएंगे, पर आएंगे। अभी जैसे प्रतिरोधक का एक फॉर्मूला बना दिया, अब इन पे 2-4 न्यूमेरिकल डाल दें, फिर दूसरा, तो ऐसे प्रतिरोध का रुक रुक के चलेगा, ब्रेक फिर नया फिर ब्रेक, तो न्यूमेरिकल दे दे के मैं ब्रेक डाल। एक छोटा सा बस मैं और कर दूं, ये थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, ओम के नियम का सूक्ष्म रूप, है ना, 2-4 लाइन का, ये ज्यादा नहीं, सूक्ष्म रूप, है ना। अब इस सूक्ष्म रूप तो कोई जानता नहीं, ये यूं पूछता है J बराबर सिग्मा E, ये सिद्ध करो आप। तो अब इसको सूक्ष्म रूप क्या कहा, क्यों कहा है, तो ये देख लो आप, है ना। ये सूक्ष्म रूप कहने के पीछे क्या रीजन है, ये जो दिख रहा है वो J का मतलब धारा घनत्व I/A, सिग्मा का मतलब 1/रो, और E का मतलब V/L, तो V/I, ये तो हो गया R इज इक्वल टू, अब V/I तो ये हो गया रो L/A,
और वो अभी आपके सामने आई गया। यही मैंने आज आपको पढ़ाया है, प्रतिरोध के नाम पे एक ही चीज पढ़ाई है आज। तो इसलिए क्या है, J बराबर सिग्मा को ऐसे खोले तो ओम का नियम अटकेगा, तो इसको क्या कहते हैं, ओम के नियम कहते हैं। फिर मैं आपको सिखाऊंगा, कोई भी चीज कहाँ से चल दो, I से चल दो, I बराबर NeAVD। आपको तो दिमाग ही मत लगाओ, बस आप तो अब क्या करो कि क्योंकि J बराबर I/A, I का मान ऊपर लिख ही दिया, इसमें A काट दो तो कितना हो गया, NeVD। यह गया J बराबर, J बराबर I/A, I का मान ऊपर से रख ही दिया, उसमें A का भाग दे दो, हेठर NeVD। अब किसका मान रख दो, VD। तो मैंने आपसे कहा ना I और VD ध्यान रखना, इसी से R बना, सब इसी से बनेंगे। अब VD की वैल्यू, क्योंकि VD बराबर E/m इंटू टो, इसलिए J बराबर NeVD कितना, E/टो/m, सब चीज आ गई। अब आप तो बस E अलग कर लो J से। तो मेरे कहने अंदर कुछ भी पूछे आप तो कहां से चालू हो जाओ, I से चालू हो जाओ बिना सोचे समझे, और कहां तक चलो, जहां तक वो। अब जैसे मेरे देखो E नहीं आया जाता है, E के लिए मैंने किसका मान दिया, VD का। अब E आ गया, अब मेरे को बस देखना J बराबर, अब सब अंदर कर रहा हूं मैं, E को बाहर निकाल दूंगा, N²/m, और ये E को मैंने निकाल दिया बाहर। अब ये बिना मैं आंखें मीच के लिख दूं, ये क्या है, ऑटोमेटिक वही चीज है, यानी J बराबर सिग्मा E। तो बच्चों ये प्रूव हो गया, ओम के नियम का सूक्ष्म रूप है। प्रतिरोध में स्टेप आते रहेंगे, सबको याद करने की जरूरत नहीं, बस समझने के आपको ध्यान रखना है। समझना तो पड़ेगा थोड़ा सा, 10वीं में प्रतिरोध पढ़ना और 12वीं में प्रतिरोध पढ़ने में फर्क है। कोशिश पूरी कर ही रहे हैं कि हर बेसिक्स आपको रूबरू है ना। थैंक यू वेरी मच।